तो नहीं करा ना? नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। तू चिंता मत कर। बस उसे ऐसी जगह रखना जहाँ कोई आता जाता ना हो और तुम्हारे अलावा उसे कोई छू ना पाए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। राकेश गगन को अपने घर के अंदरूनी कमरे में लेकर गया, जहां गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और एक पुरानी संदूक खोली जिस पर धूल जमी हुई थी। उस संदूक के भीतर काले कपड़े से ढका एक कलश था। राकेश ने वो कलश उठाया और गगन की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज से मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। अब तुम इसकी इच्छा पूरी करना। गगन, तुम इसे स्वीकार करो। क्या तुम अपने मन से इसे स्वीकार करते हो? हाँ, मैं अपने मन से इसे स्वीकार करता हूँ। गगन ने वो कलश लिया और उसे अपने झोले में रखकर वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही वो राकेश के घर से निकला तो राकेश के चेहरे पर एक शैतानी हंसी छा गई। मैंने तुम्हें बचा लिया कोमल। मैंने तुम्हें बचा लिया। अब गगन ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब तुम वापस जिंदा हो जाओगी। राकेश खुशी से पागल होता हुआ उस कमरे के अंदर बने एक और कमरे में गया, जहां उसकी पत्नी कोमल का मृत शरीर रखा था। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ शरीर से लगा, कोमल का शव अचानक बुरी तरह सड़ने लगा। ये देखकर राकेश के होश उड़ गए। तभी कमरे में एक भयानक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। राकेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लंबा चौड़ा विकराल राक्षस खड़ा था, जो उसकी आंखों में देखकर हंस रहा था। तुझे क्या लगा तू अपनी बला किसी और पर डालेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा? तूने झूठ बोला उससे कि तू मुझे कहां से लाया। मुझे तो तेरी पत्नी लेकर आई थी, इसलिए तो आज ये सब भुगत रही है। और अब वो मारी गई है। अब उसका भुगतना भी खत्म हो गया। लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर कोई तुम्हें स्वीकार कर लेगा तो तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगे। फिर तुमने उसे क्यों मार डाला? ये तुमने उससे झूठ बोला। अगर वो सच जानता और तब मुझे स्वीकार करता, तब मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ देता। मेरा पहला शिकार मारा गया, पर अब मुझे अपने दूसरे शिकार के पास जाना है। उस राक्षस ने कोमल की तरह ही गगन को भी अपने मौत के चक्रव्यूह में फंसा लिया है। लेकिन क्या गगन इस चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएगा? क्या उसकी बेटी उसकी मौत और जीवन के बीच में फंसे राज को जानने के बाद अपने पिता को बचा पाएगी? इतना सब हो गया माँ, और आपने कभी कुछ बताया तक नहीं हमें। मैं जानना चाहती हूँ। जानना नहीं, मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। माँ बताइए, कहाँ है मेरे पापा? बेटी, चाहकर भी हम अब उनसे नहीं मिल सकते। वो जिंदा तो है, पर उनका जीवन अब उस राक्षस के हाथों में है। ना हमारे ऊपर 5 साल पहले वो मनहूस घड़ी आती, और ना ही तुम्हारे पापा को राकेश से मदद मांगनी पड़ती। उसी ने तुम्हारे पापा को वो कलश दिया था। उसके बाद जैसे सब कुछ बदल गया बेटी। उस कलश की मनहूसियत हमारे घर पर छा गई। तेरे पापा हम सबको बचाने के लिए उसे लेकर उस खंडहर में चले गए और मेरे नाम सिर्फ एक खत छोड़ गए। इतना कहकर माया कुछ देर तक चुप रही। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे बरसों से दिल में दबी हुई कोई बात आज ज़बान तक आ गई हो। फिर वो धीरे धीरे अलमारी के पास गई। उसने अंदर से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मेरे जाने के बाद पढ़ना। माया ने वो खत शीतल की ओर बढ़ाया। शीतल अब गगन ने लिखा खत पढ़ रही थी। उस खत में लिखा था, मैं नहीं जानता था माया कि मेरा दोस्त मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा।
मैं तुम लोगों पर कोई आंच नहीं आने दे सकता, इसलिए खुद का समर्पण करने जा रहा हूं। खंडहर में मैंने वो कलश स्थापित कर दिया है और मैं जानता हूं कि अब वो राक्षस मुझे खत्म कर देगा, क्योंकि जो भी उसे स्थापित करता है वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। अगर कोई अपने मन से उसे स्वीकार कर ले तभी मेरा पीछा छूट सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। वो खत पढ़ते ही माया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो एक तांत्रिक बाबा को जानती थी। वो उसी समय दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। उसने तांत्रिक बाबा को रोते हुए सब कह सुनाया। क्या ये तुम क्या कह रही हो? कलश में स्थापित उस राक्षस को काबू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। वो तुम्हारे पति की बलि लेकर ही जाएगा। ऐसा मत कहिए बाबा।